नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लगातार बढ़ रही महंगाई और उसको काबू में नहीं कर पाने के बीच अब आरबीआई ने 3 नवंबर को अपनी मौद्रिक नीति कमेटी की विशेष बैठक बुलाई है। इस बैठक में आरबीआई पिछले 3 तिमाहियों से महंगाई दर अपने लक्ष्य 6% से नीचे न रख पाने में मिली नाकामी पर रिपोर्ट तैयार करेगी। आरबीआई अधिनियम के तहत अगर आरबीआई महंगाई के लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहता है तो उसे विफलता के कारणों वाली रिपोर्ट को सरकार को देना होता है। बता दें, आरबीआई की लाख कोशिशों के बावजूद भी महंगाई बढ़ रही है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर 7.41% हो गई थी, वहीं अगस्त में ये 7% थी, यानी 6% के लक्ष्य से ऊपर थी। इसके अलावा खाद्य महंगाई दर सितंबर में 8.60% बढ़ी, अगस्त में ये 7.62% बढ़ी थी। महंगाई को काबू में करने के लिए आरबीआई रेपो रेट में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। इसके बाद भी अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आरबीआई एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। हिमाचल प्रदेश में टिकट बंटवारे और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में नेताओं ने बगावत की। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में बगावत के अधिक मामले सामने आए। इस बीच एबीपी सी वोटर सर्वे के अनुसार जब हिमाचल की जनता से पूछा गया कि प्रदेश में किसकी सरकार की वापसी हो रही है, तो जवाब 50% बीजेपी और 50% कांग्रेस के पक्ष में आया, यानी किसी को बढ़त नहीं बताई। वहीं हिमाचल में वीरभद्र सिंह के बिना कांग्रेस क्या बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी, इसके जवाब में भी कांग्रेस को राहत कह सकते हैं। 54% लोगों ने कहा कि कांग्रेस बिना वीरभद्र के बीजेपी का मुकाबला कर लेगी और 46% ने कहा कि वो नहीं कर पाएगी। प्रदेश में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है और ऐसा कहने वाले 63% लोग हैं और 37% का कहना है कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, यानी संख्या काफी कम है ऐसा कहने वालों की। मोदी को 56% बड़ा फैक्टर मानते हैं और 44% का कहना है कि वो कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के लिए इस बार चुनावी लड़ाई मुश्किल हो सकती है। पार्टी ने इस बार 11 वर्तमान विधायकों का टिकट काट दिया है। इस वजह से इनके विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कांगड़ा सदर और जोगिंदरनगर सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को टिकट देने की वजह से भी जबरदस्त नाराजगी है। टिकट न मिलने की वजह से बीजेपी के 16 व कांग्रेस के 13 नेता अपने दम पर चुनाव मैदान में उतर गए हैं। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि 11 सिटिंग विधायकों में से 7 विधायक ऐसे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के करीबी हैं। बीजेपी ने इस बार प्रेम कुमार धूमल को भी चुनाव मैदान में नहीं उतारा है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के ससुर गुलाब सिंह ठाकुर को भी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश बीजेपी में जबरदस्त गुटबाजी है। हिमाचल बीजेपी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के खेमे साफ साफ आमने सामने दिखाई देते हैं। प्रेम कुमार धूमल के बेटे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो जयराम ठाकुर पर ही दांव लगाया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं। ऐसे में टिकट बंटवारे में इन तमाम नेताओं के समर्थक आमने सामने दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को भी 13 सीटों पर पार्टी नेताओं की बगावत का सामना करना पड़ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिटेन के नए बने भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, आज ऋषि सुनक से बात करके बहुत खुशी हुई। यूके के पीएम के रूप में कार्यभार संभालने पर उन्हें बधाई दी। हम अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही हमने एक व्यापक और संतुलित FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने की जरूरत पर भी सहमति जताई है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी ट्वीट कर नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहते हुए कहा कि भारत और यूके एक साथ कितना कुछ साझा करते हैं और आने वाले दिनों में दोनों अपनी सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक साझेदारी को गहरा करने का काम करेंगे। जम्मू कश्मीर में शोपियां के चौधरी गुंड इलाके में एक कश्मीरी पंडित पर हमले के कुछ दिनों बाद इलाके के पंडितों के घर वीरान नजर आने लगे हैं। ज्यादातर घरों में ताले लग गए हैं, जिसके बाद पंडितों के पलायन को लेकर रिपोर्ट्स आने लगी हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि हर साल सर्दियों के मौसम में वो जम्मू की ओर चले जाते हैं। ये हर साल होता है। हालांकि मीडिया की स्वतंत्र रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि वो डर के कारण घरों को छोड़कर जा रहे हैं। इंडिया अहेड की रिपोर्ट के अनुसार कश्मीरी पंडित अनिल भट्ट कहते हैं उनका यहाँ रहना व्यर्थ है। उनके भाई पूरन भट्ट की हत्या की जा चुकी है। उनको आतंकवादियों ने चोटीगाम में उनकी दुकान में मार दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमें दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। अनिल भट्ट कहते हैं कि क्या पिंटू के पास सुरक्षा नहीं थी, वो भी फिर भी मारा गया। अनिल ने उसी चोटीगाम इलाके में 2 भाइयों पर हमले का जिक्र करते हुए ये बात कही, जहां पर बालकृष्ण यानी कि उनके भाई की हत्या की गई थी।
जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर हो रही हत्याओं को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि इस साल कश्मीर में 30 टारगेट किलिंग्स हो चुके हैं। पंडितों का पलायन तेजी से बढ़ रहा है। बीजेपी ने यूपीए द्वारा किए गए अच्छे कामों को बर्बाद कर दिया है। सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता भोग रहे हैं और कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों की स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करे और इस श्वेत पत्र में सरकार ने जो किया है और जो नहीं किया है उसकी जानकारी दे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से आतंकवादियों ने एक के बाद एक बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों और रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे राज्यों से कश्मीर पहुंचे लोगों को मौत के घाट उतारा है। ऐसी घटनाएं तब तेज हो रही हैं जब राज्य के अंदर कुछ ही महीनों के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं। आतंकवादियों द्वारा लगातार निशाना बनाए जाने के कारण कश्मीरी पंडित उन्हें कश्मीर से बाहर शिफ्ट करने की मांग को लेकर जम्मू में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में टाटा और एयरबस मिलकर C295 ट्रांसपोर्ट विमान तैयार करेंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत 22,000 करोड़ बताई जा रही है। इसके लिए इसी महीने के आखिर में यूनिट के निर्माण की शुरुआत होगी। ये विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे। ये जानकारी आज डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने दी। प्रधानमंत्री 30 अक्टूबर को वडोदरा में इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का आधारशिला रखने जा रहे हैं। डिफेंस सेक्रेटरी के मुताबिक प्लांट में सिर्फ C295 का ही निर्माण नहीं होगा, यहाँ वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से भविष्य के नए विमानों का भी निर्माण किया जाएगा। अखिलेश यादव के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर अब चुनाव आयोग ने सबूत पेश करने को कहा है। अखिलेश यादव ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि विधानसभा चुनाव में यादव और मुसलमान मतदाताओं के सीटों पर जानबूझकर 20-20 हज़ार वोट काटे गए थे। 29 सितंबर 2022 को लखनऊ में हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव ने कहा था कि राज्य के इलेक्शन डिपार्टमेंट ने यह काम बीजेपी के इशारे पर किया। अगर इसकी जांच हो तो पता चल जाएगा कि किनके नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत के चुनाव आयोग ने सबसे ज्यादा निराश किया है। वहीं अब चुनाव आयोग ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सबूत पेश करने के लिए 10 नवंबर तक का समय दिया। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का विधानसभा वार डेटा पेश करें ताकि जरूरी कार्रवाई की जा सके। आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल को करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो वाले बयान को उनके अपनों से भी समर्थन नहीं मिल रहा है। आप समर्थक विशाल ददलानी और कभी आप टिकट पर चुनाव लड़ चुकी एक्ट्रेस गुल पनाग केजरीवाल के विचारों के खिलाफ हैं। इसके अलावा बाकी आप समर्थक भी इसको लेकर आम आदमी पार्टी से निराश हैं। बॉलीवुड संगीतकार विशाल ददलानी को भारतीय फिल्मी दुनिया में आम आदमी पार्टी समर्थक माना जाता है, लेकिन वो केजरीवाल के विचार से सहमत नहीं। ददलानी ने केजरीवाल या उनकी पार्टी का नाम लिए बिना ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का संविधान कहता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य हैं, इसलिए शासन में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसे मैं और साफ कर दूं कि मेरा ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है जो किसी भी धर्म के किसी भी हिस्से को किसी भी पहलू में लाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब विशाल ददलानी ने आपकी आलोचना की है। वहीं आपके टिकट पर चुनाव लड़ चुकी एक्ट्रेस गुल पनाग ने भी कहा कि धर्म को हर चीज़ में लाना ये एक ऐसा खेल है जिसे अब हर कोई खेल रहा है और सिर्फ राजनेता ही नहीं, जो असहमत हैं वो व्यर्थ में संविधान का आह्वान करते रह सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर लगाने की मांग के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि नोट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाई जाए। उन्होंने सुझाव दिया है कि नोट पर एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर हो तो दूसरी तरफ संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होनी चाहिए। मनीष तिवारी ने केजरीवाल को जवाब देते हुए पूछा कि नई सीरीज के नोटों पर अंबेडकर की तस्वीर क्यों ना हो। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच के एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया था। ये मामला साल 2019 का है। उत्तर प्रदेश में रामपुर की एक अदालत ने यह फैसला सुनाया है। आजम खान पर अदालत ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कहा जा रहा है कि आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी रद्द की जा सकती है, क्योंकि नियमों के मुताबिक किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज़्यादा की जेल की सजा सुनाई जाती है तो उसे विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ता है। दरअसल आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उस वक्त रामपुर के जिलाधिकारी रहे आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की थी। तब इसके चलते आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
अदालत के फैसले के बाद आजम खान ने कहा कि उनके पास अभी दरवाजे खुले हैं और वो बड़ी अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने कहा वो इंसाफ के कायल हैं। आजम खान ने कहा कि वो 27 महीने तक जेल की सजा काट चुके हैं और आगे भी जीवन में संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला सभी को मान्य होना चाहिए और वो भी इस फैसले को स्वीकार करते हैं। मालूम हो कि इससे पहले आजम खान के खिलाफ कुल मिलाकर 90 मुकदमे दर्ज किए गए। इसमें चोरी व भ्रष्टाचार से जुड़े मामले शामिल हैं। यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का कहना है कि पीएम मोदी भगवान का अवतार हैं। वो जब तक जीवित हैं तब तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं। यूपी की मंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष में हलचल मच गई। सपा की ओर से तीखे बयान भी आए हैं जिसमें मंत्री गुलाब देवी का इस्तीफा मांगा गया है। दरअसल गुलाब देवी पीएम मोदी को भगवान बताने वाली अकेली बीजेपी नेता नहीं है। 2014 के बाद देश में जहां जहां भी बीजेपी ने चुनाव लड़ा उसने मोदी के नाम पर वोट मांगा। यही वजह है कि बीजेपी के कई नेता जब तक इस तरह का चमचागिरी के दायरे में आने वाला बयान देते रहते हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वेंकैया नायडू ने इस बयान की शुरुआत की थी। 2016 में वेंकैया नायडू ने कहा था मोदी देश के लिए भगवान का गिफ्ट हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं। 2016 में एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मोदी को भगवान का पवित्र गिफ्ट बताया था। चौहान ने उस समय कहा था कि मोदी 2022 तक भारत को विश्व गुरु बना देंगे। चौहान के उस बयान को आज 2022 से जोड़कर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात का पता चल जाएगा। अरबपति और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क एक बार फिर से ट्विटर की डील की वजह से सुर्खियों में हैं। एलन मस्क को हर हाल में कल यानी शुक्रवार 28 अक्टूबर तक ट्विटर अधिग्रहण सौदा पूरा करना है। इस बीच मस्क अपने हाथों में बाथरूम सिंक लेकर फ्रांसिस्को स्थित ट्विटर इंक के हेडक्वार्टर पहुंचे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एलन मस्क ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को साझा किया और साथ ही लिखा एंटरिंग ट्विटर हेडक्वार्टर, लेट दैट सिंक इन। वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क ने अपने ट्विटर प्रोफाइल का बायो बदल दिया है। वहां उन्होंने चीफ ट्वीट लिखा है। बता दें कि इससे साफ है कि मस्क ट्विटर को खरीद रहे हैं। मस्क $44 बिलियन में ट्विटर डील को क्लोज करने का वादा कर चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार मस्क को फंड ट्रांसफर करने के अंतिम चरण में बैंकों ने अंतिम क्रेडिट समझौते को पूरा कर लिया है और डॉक्यूमेंट साइन करने की प्रक्रिया चल रही है। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के कमर्शियल सैटेलाइट यूक्रेन युद्ध में शामिल पाए गए तो वो रूसी हमलों का शिकार बन सकते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने रूसी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट दी। रूस की इस चेतावनी को लेकर अमेरिका या कमर्शियल सैटेलाइट प्रोवाइडर्स की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रूसी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी कॉन्स्टेंटिन बोरोसोव ने कहा कि यूक्रेनी युद्ध में मदद के लिए पश्चिमी सैटेलाइट्स का उपयोग एक अत्यंत खतरनाक ट्रेंड था। बता दें अगर ऐसा किया जाता है तो रूस और यूक्रेन युद्ध और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही रूस और पश्चिमी देश सीधे टकराव में आ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 विश्व कप में आज जिम्बाब्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए पाकिस्तान को हरा दिया। एक सनसनीखेज मुकाबले में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से हराया। दरअसल पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 11 रनों की जरूरत थी और आखिरी गेंद पर 3 रन बनाने थे, लेकिन उनके बल्लेबाज ऐसा नहीं कर सके और मैच हाथ से निकल गया। इससे पहले जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 130 रन बनाए थे। पाकिस्तान को 131 रन बनाने थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम 129 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 विश्व कप में आज भारत ने अपने दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड्स को आसानी से 56 रनों से हरा दिया। भारत की ओर से 3 बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी लगाई, जिसमें खुद रोहित शर्मा भी शामिल थे। रोहित ने 39 गेंदों पर 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 53 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इसके अलावा विराट कोहली ने 62 रन बनाए, जबकि सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंदों पर 51 रन बनाए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 179 रन बनाए थे और बाद में 56 रनों से मैच जीत लिया। बीसीसीआई ने गुरुवार को महिला क्रिकेट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि अब महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी उतनी ही मैच फीस मिलेगी जितनी पुरुष खिलाड़ियों को मिलती है। जय शाह ने ट्वीट कर कहा है कि महिला क्रिकेटरों को अब उनके पुरुष समकक्षों के समान ही मैच फीस का भुगतान किया जाएगा, जिसके मुताबिक टेस्ट में 15 लाख रुपए, ओडीआई के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख रुपए। जय शाह ने ट्वीट कर कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि बीसीसीआई सचिव ने कहा यह भेदभाव से निपटने की दिशा में पहला कदम है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।